अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी भयानक इक़दाम का तीसरा हिस्सा पेश खिदमत है। चौधरानी के लब और लहजे से करमू डर गया। करमू ने कहा, आहिस्ता बोलो चौधरानी, दीवारों के भी कान होते हैं। ऐसी तूफ़ानी मोहब्बत करने की ना तुम्हारी उम्र है ना मेरी। इस किस्म की बातें तुमको बदनाम कर देंगी, तुम्हारी इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेर देंगी, मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगी, मेरी नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी। ज़रा होश करो, तुम तो बेहतरीन प्रोग्राम बनाती हो, तुम्हारे प्रोग्राम तो फेल होते ही नहीं। फिर कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसके ज़रिए तुम अपना मकसद पूरा कर लो। रज्जो ने बड़े गौर से करमू की बात सुनी और फिर बोली, तुमने अपना रास्ता बनाया, मैं इस पर ज़रूर गौर करूँगी और तुमको बताऊँगी। वो बोली। ज़रा सुकून हुआ। जिस तेज़ी से बाढ़ आ रही थी इसका रुख करमू ने मोड़ दिया था। करमू के सामने एक नई सूरत हाल आ गई थी। ऐसा तो इसने कभी सोचा भी नहीं था। सफ़ेद बालों में कालक लगाने वाली सूरत हाल थी। बहरहाल इसने सोचा खामोशी से यहाँ से चला जाए, मगर फिर इसने ये इरादा बदल दिया। औरत की तूफ़ानी मोहब्बत बड़ी बड़ी चीज़ है। वो बड़ी ज़िद पे आ जाए तो बड़ी ख़तरनाक हो जाती है, और ख़ुद के लिए भी और औरों के लिए भी। मेरे जाने के बाद इसने मेरे बारे में चौधरी को गलत राह दिखाई तो चौधरी के लिए शहर दूर नहीं होगा। सोचों के रुख बदलने में क्या देर लगती है। औरत मर्द को हर तरह दौड़ा सकती है। मर्द की लगाम औरत के हाथ में होती है। रज्जो के अंदर जितनी शिद्दत से मोहब्बत का जज्बा पैदा हुआ, अगर इतनी ही शिद्दत से इंतकाम का जज्बा पैदा हो गया तो भी बुरा हशर होगा। मैं आखिर हूँ तो कमी ही रहूँगा। गांव वालों की नज़र में कुछ इज़्ज़त बन गई है तो वो भी रज्जो ही की मेहरबानी है। अगर वो बिगड़ गई तो मैं कमी भी नहीं रहूँगा। मेरे लिए ज़्यादा सोच विचार का मकाम है। मैं अकेला नहीं, चार लड़कियां हैं। सारे लड़के रज्जो ले गई, मेरे हिस्से में लड़कियां रह गईं। करमू ने अपनी सोच के घोड़े को बेलगाम कर दिया था। अच्छे बुरे ना जाने कैसे ख्यालात आ रहे थे, मगर इसके पास इन हालात पर कंट्रोल का कोई फार्मूला नहीं था। करमू की उम्र गुजर गई, जवानी ने बिस्तर बांध दिया, बुढ़ापा सर पर खड़ा था, मगर अब तक औरत शनासाई नहीं आई थी। इसने ज़िंदगी में देखी भी कितनी थी। एक इसके बाप ने इसको दी थी और एक अल्लाह की गाय जिसका थान पर खड़ा कर दो खड़ी थी, जो दे दिया उसमें ही गुजारा कर लिया। इसकी नस नस में इसकी माँ ने और माशरे ने ग़ुलामी भर दी थी। करमू अच्छा शौहर था कि खुद मेहनत करता था। उसने कभी जोरू को कुछ करने को कुछ नहीं कहा, अगर कहता तो वो इनकार नहीं करती, इसलिए करमू इसके लिए बेहतरीन शौहर था। दूसरा, करमू ने रज्जो को देखा जो घाट घाट का पानी पी चुकी थी। उसने लाख कोशिश की मगर वो उसको ज़रा भी नहीं समझ सका, और वो क्या समझता, वो तो ये मामूली कमी था। ना स्कूल में इसने देखा, ना किसी अच्छे आदमी ने इसको पास बिठाया। ज़्यादा से ज़्यादा इससे हुक्का भरवा लिया, कोई काम करवा लिया। रज्जो को तो चौधरी रहमत, जो कि लोगों को अपना हुक्म पे चलाता था, बड़े बड़े जोड़ तोड़ करता था, कुर्सी इख्तिदार पे बैठने वाला भी नहीं समझ सकता था। इसका दिमाग और दिल दोनों रज्जो के काबू में थे। वो तो सिर्फ इस बात से ही खुश था कि इसको रज्जो ने 4 बेटों का बाप बना दिया। चौधरी की मूछें सीधी हो गई थी। मेरे 4 शेर हैं, ज़रा होशियार हो लेने दो, फिर देखना, वो फ़क्र से कहता। इसके साथ जो कुछ भी हो इसको ज़रा पता ना था, वो भी रज्जो को नहीं समझ सका था। करमू ग़ुलाम तो पैदा ही हुआ था, खिदमत करना, जी सरकार, जी हुजूर कहना तो इसने बचपन ही से सीख लिया था। मगर जो ग़ुलामी इसके हिस्से में आई थी, इसकी नौयत ही अलग थी। हर वक्त तलवार की नोक पे इसने ग़ुलामी की थी। अब और जब वो समझा कि इसकी ग़ुलामी ख़त्म होने वाली है, वहीं से दूसरी तलवार इसके सर पे लटक गई। वो दरमियान में लटका रह गया। ना वो पिंड छोड़ सकता था, ना वो रह सकता था छोड़ने में। ये डर के रज्जो कोई नई करवट गुस्से में ना ले ले, रज्जो को नए हुक्म इसको नई मुसीबत में मुब्तला कर देता था। अब इसको हवेली में काम करना था, रज्जो के साथ ही रहना था।
इसने कोशिश शुरू कर दी कि वह रज्जो की नज़र में कम से कम आए, मगर इसकी ये कोशिश कामयाब नहीं थी। वो किसी न किसी बहाने इसको अपने पास तलब कर लिया करती। रज्जो को अब इसकी ज़रूरत इस तरह की नहीं थी जैसे पहले की थी, मगर वो इसको बुलाती ज़रूर थी। वो 4 बातें करती, कोई काम बताती और फिर मुस्कुरा कर कहती, तू खुश रहा कर, कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। करमू अंदर ही अंदर घुल रहा था। हर वक्त इसके सामने अपना अंजाम नज़र आ रहा था। अच्छी खुराक और आराम भी इसके लिए फ़ायदेमंद ना था। दिन ब दिन इसकी ख़राब सेहत हो रही थी। आने वाले वक्त के डर और एहसास गुनाह ने इसकी नींदें उड़ा दी थी। इसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। बुढ़ापा बहुत तेज़ी के साथ इस पे हावी हो रहा था। हर वक्त वो किसी सोच में मुब्तला नज़र आता था। चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही होती थी। इसकी यह हालत रज्जो से भी छुपी हुई नहीं थी। एक दिन इसने करमू को अपने पास बुलाया और कहा कि गले करमू, तू परेशान है, बीमार भी नज़र आता है। रज्जो ने पूछा। करमू ने अजनबी निगाहों से रज्जो को देखा और बोला, चौधरानी मैं अच्छा हूँ, तुम्हारी मर्ज़ी है कि मैं तुम्हारी हवेली में तुम्हारी खदमत करते करते मरूं तो मुझे ये भी मंजूर है। ये तो मैं भी जानता हूँ कि जो पैदा हुआ है इसको एक दिन मरना है। तू कैसी रूखी बातें कर रहा है, तू क्यों इतनी जल्दी मरेगा? अभी तो तूने अपने पौधों को दरख्त बनते देखना है, उन पर फल फूल लगते देखना है। इन पर फल फूल लगते देखना है। रज्जो बोली, चौधरानी मेरा देखना ना देखना सब बराबर है। मैं तो कमी हूँ, मज़दूर हूँ, मैं तो पैदाइशी मज़दूर हूँ। मेरी हैसियत क्या है? करमू ने कहा, तेरी हैसियत मेरे दिल में है। किसी को तेरी अहमियत का पता नहीं, मुझे तो है ना। तूने मेरे ख्वाब पूरे करवाए हैं, तूने मेरे राज को छुपाए रखा है। तू कोई आम आदमी नहीं है, इसलिए मैं तुझे अपने करीब देखना चाहती हूँ, खुद से जुदा नहीं करना चाहती। मेरे दिल में तेरे लिए मोहब्बत है, मैं तेरे हर दुख को समेट लेना चाहती हूँ। मैंने क्या तेरी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा नहीं किया? क्या तू इस हवेली का करता धरता नहीं है? क्या तेरा हुक्म कोई टाल सकता है? मगर तेरे दिल में शायद यह ख्याल आ गया है कि मैं तुझे बांध के रख रही हूँ। रज्जो ने कहा, पिंजरे में कैद पंछी को अच्छा से अच्छा खिला दो तो फिर भी वो खुश नहीं होता। मैंने पूरी ज़िंदगी कैद में गुजारी है, तुमने मुझ पर मेहरबानी की है। मैंने अपना एक आशियाना एक टहनी पर बनाया है, मगर इसको आबाद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पैरों में सदियों से पड़ी जंजीर है। इसको मैं तोड़ नहीं सकता। मेरी आने वाली नस्लें भी वही करेंगी जो मैं कर रहा हूँ। हालात कुछ हों, मेरे हालात में तब्दीली नहीं आएगी। हर किस्म की मजबूरी सिर्फ मेरे लिए है। मैं समझा था शायद हवा का रुख बदल गया है, मेरी जंजीरें टूट जाएंगी, मगर फिर एक नई मजबूरी मेरे सामने तुम्हारी सूरत में खड़ी है। अगर अब ये जंजीर ना टूटी तो फिर सदियों का चक्कर पड़ जाएगा, तुम्हारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। मेरी ज़बान पर आज भी ताला है और आगे भी ताला रहेगा। तुम ये बताओ, तुमने मुझे अपने ख्वाब पूरे होने की ये सज़ा दी है कि मैं इस कैद खाने में फिर सदियों के लिए कैद हो जाऊं? करमू का लहजा बदल गया था। इसकी आवाज़ में फरियाद थी, दुख था, कर्ब था। रज्जो ने बड़े सुकून से इसकी बात सुनी और फिर बोली, तुम यकीन करो, तुमको रोकने में मेरी खुदगर्जी को दखल ना था, मेरी मोहब्बत का दखल था। चौधरी मेरा मालिक ज़रूर है, मगर वो ऐसा ही मालिक है जैसे कोई फैक्ट्री का मालिक होता है। इसकी नाम पर फैक्ट्री चलती है, मगर प्रोडक्शन तो मज़दूर ही देता है ना। मशीनों के बारे में वही जानता है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम जब जाना चाहो इज़्ज़त के साथ चले जाना। मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है। पेड़ के फल तुम नहीं खा सकते, मगर इसकी सौगात तो ले जा सकते हो। मैंने जो कुछ किया है इसका पता सिर्फ तुमको है और मुझको है। जिस तरह तुमने मेरी लाज रखी है मैं भी रखूँगी। मेरी तरफ से तुम पे पाबंदी नहीं है, रज्जो ने कहा। करमू को ऐसा लगा जैसे इसके सर पे रखा भारी वज़न अचानक उतर गया और इसका चेहरा हशाश बशाश हो गया। चेहरे पे रौनक आ गई और बेसाख्ता बोला, तुमने जो कुछ कहा वो दोबारा कहो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आज सदियों का वज़न उतरा है।
हाँ करमू तुम आज़ाद हो, जहाँ दिल करे चले जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा, रज्जो ने कहा। शहर में करमू का आजिज़ाना अंदाज नम रवैया बहुत काम आया। मकान तो इसने पहले ही ख़रीद रखा था। बाज़ार में एक दुकान लेकर कारोबार शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में दुकान चल निकली और कारोबार बढ़ गया। लड़कियां बड़ी हो रही थी। शहर के रंग देखकर इसने उनको स्कूल में दाखिल करवा दिया। शहर आके उसने उसी तरह रहना शुरू कर दिया जिस तरह शहरी लोग रहते हैं। कारोबार और बढ़ा तो उसने एक बड़ी दुकान ख़रीद ली, 2-4 मुलाजिम रख लिया। वो शेख करमदीन था, बहुत बड़ा सेठ, लाखों का माल ख़रीदा था, फ़रोख्त करता था। लड़कियों ने भी इसको मायूस नहीं किया। वो कॉलेज में पहुंच गई। जमीला बड़ी थी इसलिए शकीला थी, वो दोनों कॉलेज जाती थीं और दोनों में 1 साल का फ़र्क था। फिर वही फ़र्क दोनों के क्लासों में था। जमीला की क्लास में एक लड़का फ़कर भी पढ़ता था, किसी बड़े बाप का बेटा था, पढ़ता कम और खिलाड़ी ज़्यादा था। इसका बाप सूबाई असम्बली का मेंबर था, बहुत बड़ा ज़मींदार था। गाँव गाड़ी इसके पास थी। कॉलेज भी वो तफरीह के लिए आता था। बाप की तरह यूनियन की सियासत में ज़्यादा रहा करता था। कॉलेज में बड़ा शोर था। यूनियन के इंतखाबात होने वाले थे। 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप का लीडर फ़कर था और जनरल सेक्रेटरी इसके लिए इलेक्शन लड़ रहा था। हर तरफ लड़कों की टोलियां नज़र आती थी। जमीला और शकीला दोनों जैसे ही कॉलेज के मेन गेट से अंदर दाखिल हुई, लड़कों की एक टोली इनकी तरफ बढ़ी और इस टोली का लीडर फ़कर था। मेरा नाम चौधरी फ़कर है, मैं जनरल सेक्रेटरी के लिए खड़ा हुआ हूँ, इंशाल्लाह जीत भी जाऊँगा। मैं आप दोनों बहनों को जानता हूँ, आप शेख करमदीन की लड़कियाँ हैं। मुझे पता है कि आप दोनों कॉलेज की किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती हो, सिर्फ पढ़ती हो, मगर अब आप मुझे वोट देंगी, ये मेरे हुक्म है। दरख्वास्त है, तालबा की मुश्किलात और तफरीह में सबका ख्याल रखूँगा। जमीला तो कम गो थी माँ की तरह, मगर शकीला तेज़ थी। बोली, बेशक आपने जो कहा दुरुस्त होगा, मगर देखना ये होगा कि आपसे बेहतर उम्मीदवार कोई और तो नहीं। अगर हुआ तो हम इस पे गौर करने का हक़ तो रखते हैं। ज़रूर आप ऐसा ही करेंगे, मगर पहले मेरे बारे में पता कर लें, मेरे किरदार के बारे में, चाल चलन के बारे में भी पता करें और आप लोग पूरी तरह मुतमईन हो जाएं तो वोट दें। फ़कर ने कहा। जमीला ने कहा, आपका रवैया बड़ा माकूल है और वोट मांगने का तरीका अच्छा है। आपका बहुत शुक्रिया। फ़कर ने कहा, आप बेफिक्र रहें, वोट तो हम आप ही को देंगे। मैंने तो महज एक बात की थी, शकीला बोली। फ़कर ने भी उनका शुक्रिया अदा किया, एक तरफ चला गया। उसके जाने के बाद शकीला ने कहा, लोग तो इसके बारे में ना जाने क्या क्या कहते हैं, मगर हमसे तो बड़े माकूल तरीके पे इसने बात की है। अभी इसको हमारे वोट की ज़रूरत है, शायद इसलिए की होगी। जमीला बोली, हो सकता है, मगर बाजी कुछ अपना सा लगता है, आपने गौर नहीं किया? शकीला बोली, अच्छा अब ज़्यादा इसके बारे में गौर ना करो, हम लोग पढ़ने आते हैं, फालतू खराफात में नहीं पढ़ना। जमीला ने जवाब दिया, खराफात नहीं बाजी, हमारा कोई भाई होता तो क्या वो ऐसा ना होता? शकीला बोली, होता तो ना, मगर नहीं है। जमीला बोली, हाँ हाँ बाजी, ये तो दुरुस्त है। अब्बा को भी यही गम है। अब्बा दिन भर कारोबार में अकेले पड़े रहते हैं, हम लोग उनकी मदद भी नहीं कर सकते। उनका कारोबारी इस किस्म का है, मर्दों से वास्ता है, दिन भर दिल करता है अब्बा की मदद करूं, मगर किसी तरह ये समझ में नहीं आता। शकीला बोली, पहले अपनी तालीम पूरी कर लो, फिर सोचेंगे। शकीला बोली, तालीम पूरी होती मुझे नज़र नहीं आती। शकीला बोली, क्यों नज़र नहीं आती? जमीला ने पूछा। अब्बा अम्मा से कह रही थी लड़के की तलाश करो, दोनों की एक साथ शादी कर देते हैं, ज़्यादा पढ़ने से क्या करना है, कोई नौकरी तो नहीं करनी। शकीला ने बताया। हाय मैं मर गई, ये तो तुमने बुरी खबर सुनाई। जमीला बोली, बाजी लड़कियों के साथ तो यही होता है, नई बात तो नहीं है। शकीला ने कहा, ज़बान से तो हम कुछ नहीं कह सकते। जमीला ने कहा, इलेक्शन ख़त्म हो गए, फ़कर और उसका पूरा पैनल जीत गया। जीत के बाद जो धूम धड़क्का होता है वो होता रहा। अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा फंक्शन करवाया गया था।
जमीला के मुकाबले में शकीला ज़्यादा हसीन थी। बसूरत तो जमीला भी नहीं थी, मगर दोनों एक साथ हों तो नज़र शकीला पे ही रुकती थी। और फिर एक धमाका हुआ। चौधरी रहमत के बेटे फ़खर ने शकीला को प्रपोज़ कर लिया। शकीला को भी बुरा नहीं लगा। इसने जमीला का वो बताया तो इसने कहा, इसको कहो हमारे घर रिश्ता लेकर आए। दूसरे दिन ही इसने माँ को बताया। माँ ने पूछा, कौन है वो? जमीला ने बताया, बहुत बड़े घर का लड़का है, ज़मींदार है। ठीक है, मैं तुम्हारे बाप से जिक्र करूँगी, माँ ने कहा। रात को इसने करमदीद से कहा, एक रिश्ता आया है शकीला के लिए। अच्छा, कौन लोग हैं? करमदीद ने पूछा। जमीला बता रही थी कि बहुत बड़े ज़मींदार का बेटा है। माँ ने जवाब दिया, अरे अल्लाह रखी, बात तो पूरी बताया कर, नाम पता क्या है? करमदीन बोला, ऐसा करते हैं, इनको बुला लेते हैं, तुम खुद पूछ लेना सब कुछ। माँ बोली। 3-4 दिन बाद फ़खर 2-4 दोस्तों के साथ उनके घर आ गया। करमदीद ने पूछा, अच्छा तो बेटा ये बताओ तुम्हारे बाप का नाम क्या है? मेरे बाप का नाम चौधरी रहमत है। वो फ़खर से बोला। चौधरी रहमत के नाम पे करमदीन को झटका लगा। और तुम्हारी ज़मींदारी कहाँ पर है? करमदीन ने पूछा। गुजरनवाला के पास हमारा चक है। और उसने वही नाम बताया जो कि करमदीन नहीं सुनना चाहता था। करमदीन के हाथ पैर ठंडे होने लगे। इसके चेहरे पे मुर्दानी छा गई। आज इसके सामने दुनिया की सबसे अनोखी हकीकत खड़ी थी। एक भाई बहन का रिश्ता मांग रहा था, मगर इसमें इसका क्या कसूर था? कसूर तो करमदीन करमू का था। जिस शिद्दत से इसको आज अपने गुनाह का एहसास हुआ, इतना तो कभी नहीं हुआ था। इसका सर शर्म से झुक गया। इसकी हालत देख कर फ़खर भी परेशान हो गया। बोला, चाचा जी आप बहुत परेशान हो गए, मैंने तो कोई गलत बात नहीं कर दी। नहीं बेटा, तुमने कुछ नहीं किया, मेरे साथ वक्त ने मजाक किया है। आप बताएं तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। फ़खर बोला, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, मगर तुम जैसे जवान को मैं मायूस कर रहा हूँ। तुम्हारा रिश्ता शकीला से नहीं हो सकता। तुम ये सवाल ना करना कि क्यों नहीं हो सकता, और करोगे तो जवाब नहीं मिलेगा। करमदीन बड़ी मुश्किल से बोला, ये सवाल तो कुदरती तौर पे मेरे ज़बान पे ही आएगा। फ़खर बोला, आएगा, मगर मैं जवाब नहीं दूंगा। तुम अपने घर जाओ और अपनी माँ से कहना मैं करमदीन उर्फ करमू की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वो तुमको इसका जवाब देगी, मगर सिर्फ अपनी माँ से सवाल करना, बाप से नहीं। इसका जवाब होगा वही मेरा भी जवाब होगा। करमदीन बोला। फ़खर को अंदाज़ा नहीं था इसको इस किस्म की गुफ्तगू से साबका पड़ेगा। इसका तजस्सुस एकदम बढ़ गया और ये कुदरती अमर था। वो बोला, चाचा जी आपने तो मुझे हैरतों के समंदर में गर्क कर दिया। आप ही कुछ बता दें तो मेहरबानी होगी। बेटा मेरे पास अगर जवाब होता तो ज़रूर देता। करमदीन बोला। फ़खर तज़ब्बुब में गिरफ़्तार था। बोला, मैं आपके सवाल को इनकार ख्याल करूं या कुछ और? मैंने कहा ना, जो जवाब तुमको तुम्हारी माँ देगी वही मेरा होगा। करमदीन उठ खड़ा हुआ। इसका मतलब था आगे बात नहीं करेगा। फ़खर और इसके दोस्त भी खड़े हो गए। ऐसा अजीब व गरीब जवाब इसको मिलेगा, इसका किसी को पता ना था। अगर इसके मना कर दिया जाता, इसकी ज़ात में ख़राबी बताई जाती भी, तो शायद वो इतना परेशान ना होता जिस तरह वो अब परेशान हुआ था। इसके साथियों और इसके चेहरे पे बहुत से सवालात थे, मगर वो खामोश था। रात इसने नहायत कब के आलम में गुजारी और सुबह सवेरे ही गांव रवाना हो गया। दिन के 11 बजे वो घर पहुंचा। चौधरी रहमत घर पे नहीं था। वो सीधा माँ के पास चला गया। माँ इसको देखकर हैरान हुई और बोली, क्या बात है पुत्र, सवेरे सवेरे बग़ैर इतला के आ गए? माँ, बात ही कुछ ऐसी है, मुझे तो रात काटनी मुश्किल हो गई थी। वो बोला, क्या बात है, जल्दी बता, तूने तो मुझे भी परेशान कर दिया। माँ, बात यह है कि मेरे साथ एक लड़की पढ़ती है, इसका नाम शकीला है। 2 बहनें हैं, बड़ी का नाम जमीला है। मुझे शकीला पसंद है, मैंने इसको प्रपोज़ कर दिया। इसने घर बुला लिया। मैं कल शाम इसके घर गया, मगर इसके बाप ने इनकार किया ना इकरार किया और कहा कि तुम अपनी माँ के पास जाओ और उसको कहना कि मैं करमदीन उर्फ करमू की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। जो जवाब तुम्हारी माँ देगी वही मेरा जवाब होगा। मैं तो इसके इस जवाब को सुनकर हैरान रह गया। फ़खर ने एक ही सांस में पूरी रूदात बयान कर दी। वो तो कहकर खामोश हो गया, मगर
जो ये सुन के शकीला करमू की लड़की है और करमू कौन है, इससे ज़्यादा कौन जान सकता था। रज्जो की आवाज़ बंद हो गई, चेहरा पीला पड़ गया। वह हाय कहकर बैठ गई। फ़कर घबरा गया। जो हालत करमदीन की हुई थी, इससे भी बदतर हालत इसकी माँ की हो गई थी। क्या हुआ माँ, आप इस कदर क्यों घबरा गईं? वो हैरत से पूछ रहा था। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।